एक डिटेक्टिव का काम जितना एक्साइटिंग होता है, ये काम उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। और कई बार डिटेक्टिव्स का सामना ऐसी सिचुएशन से हो जाता है जहां पर उनका शातिर दिमाग भी चकरा जाता है। ये है हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का बेस्ट हॉरर स्टोरीज चैनल, जहां आप सुन सकते हैं दुनिया की सबसे डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानियां हिंदी में। तो आज लेकर आया हूं एक असली डिटेक्टिव की कुछ रियल केसेस की कहानियां, जिनको सुनकर आपको जरूर मजा आएगा। आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे कि डिटेक्टिव ने बताई है। वैसे मुझे डरावनी कहानियां पढ़ने या सुनने का कोई शौक तो नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने पिछले महीने मुझे एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की कहानियां भेजी थी। उन कहानियों को सुन के मुझे तो बहुत मजा आया, और उसके कुछ केसेस ने मुझे मेरे कुछ केसेस याद दिला दिए। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। यूं तो मेरे काम में भी मुझे कई बार कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन उस सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के केसेस तो कहीं ज्यादा खतरनाक थे। वैसे तो मैं ज्यादातर बिजी ही रहता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम जो मिलता है उसमें ये कहानियां लिख रहा हूं। मैं ये कहानियां इसीलिए लिख रहा हूं कि शायद इनको सुन के आप अंदाजा लगा सकेंगे कि एक डिटेक्टिव का काम कैसा हो सकता है। और साथ ही मैं अपने सीने से कुछ बोझ कम करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप अपने साथ हुए अजीब एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप भी थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। अभी मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हुए 5-6 साल ही हुए हैं। ये मेरा खुद का बिजनेस है। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सालों तक दूसरी कंपनी में एज ए डिटेक्टिव काम किया है। अगर आप अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप पहले कहीं और काम करके इस काम के बारे में सीख लें, क्योंकि बिना सीखे अगर आप ये काम करेंगे तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। जब काम शुरू किया तो पहला 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। तब तो मुश्किल से ही क्लाइंट्स मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में मेरी रेपुटेशन बढ़ती गई, मुझे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मिलते गए। अपनी प्राइवेसी रखने के लिए मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन से शहर में हूं, बस इतना बताऊंगा कि मैं जिस शहर में हूं वो कंट्री के कुछ टॉप बड़े शहरों में से है। ना ही मैं आपको अपने क्लाइंट्स के नाम बताऊंगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में क्लाइंट्स के डिटेल्स लीक करना बहुत बुरा माना जाता है। और वैसे भी हमारे पास क्लाइंट्स की इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल्स होती हैं कि उनको हम किसी को बता भी नहीं सकते। मेरे पास आने वाले ज्यादातर केसेस मैरिड कपल्स के ही होते हैं, जिनको की शक होता है कि उनका पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहा है, और ऑलमोस्ट हर एक केस में ही उनका शक सही निकलता है। केस चाहे कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, हम कभी अपने क्लाइंट को मना नहीं करते। आफ्टर ऑल वो हमें पे जो कर रहा होता है। केस जितना टेढ़ा होता है उसकी फीस भी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन एक केस मुझे ऐसा मिला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद हर एक केस हाथ में लेने से पहले मुझे 2 बार जरूर सोचना चाहिए। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं दोपहर में अपने ऑफिस में ही था कि मुझे एक फोन आया। आवाज से वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसने पूछा कि क्या उसने सही नंबर मिलाया है, तो मैंने उसको बताया कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है और उसने सही नंबर मिलाया है। ये सुनते ही वो एक साथ अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, नॉन स्टॉप। वो कहता है कि उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसके खिलाफ कोई साजिश रच रही है और वो उसको मारना चाहती है। बस बार बार यही बोले जा रहा था। नॉर्मली हम फोन पर ज्यादा केस डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बहुत बार लोग प्रैंक कॉल्स भी करते हैं। मैंने उसको बोला कि आगे की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए आप कल ऑफिस आ जाइए। हम केस भी डिस्कस कर लेंगे और फीस भी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन उसने कहा कि वो कल तक का वेट नहीं कर सकता और उसको अभी मुझसे मिलने आना है। और करीब 2 घंटे बाद ही वो मेरे ऑफिस में था। उस टाइम मेरे पास कोई और केस भी नहीं था, इसलिए मैं भी उसका केस लेने के लिए तैयार था। उसकी उम्र 60 से ज्यादा ही लग रही थी, और उसने अपनी आंखों पर एक मोटा सा नजर का चश्मा लगा रखा था। देखने से ही पता लग रहा था कि वो डरा हुआ है।
हमने थोड़ी देर बात की। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत हुआ। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी वाइफ कुछ और बूढ़ी औरतों से मिलने जा रही है और उन्होंने किसी तरह का कोई क्लब बना लिया है और उसको यकीन है कि अब वो उसको मारना चाहते हैं। तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर उसने बताया कि रोज सुबह एग्जैक्ट 4 बजे उसको कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। उसने बताया कि जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि सामने उसके रूम के गेट पर उसकी वाइफ खड़ी है। बस सीधी खड़ी होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती और उसके ठीक पीछे दो और बूढ़ी औरतें खड़ी होती हैं जो कि उसकी वाइफ के फ्रेंड्स जैसी ही लगती हैं और वो तीनों उसी की तरफ घूर रही होती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात जो उसने बताई वो थी कि जब वो साइड में अपने बेड पर देखता है तो उसकी वाइफ बेड पर ही सो रही होती है। मतलब कि उसकी वाइफ सामने भी खड़ी होती है और उसके साथ सो भी रही होती है। उसने बताया कि इससे पहले कि वो अपना चश्मा लगाए और ठीक से देख पाए, वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो बाहर भी जाता है चेक करने के लिए, लेकिन बाहर का दरवाजा डेली खुला मिलता है। मुझे तो ये बहुत अजीब लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले मुझे लगा कि शायद उसको स्लीप पैरालिसिस होता होगा और ये नींद में ही वो सब कुछ देखता होगा, लेकिन उसने बताया था कि वो चल के जाता है और बाहर चेक भी करता है, तो ये स्लीप पैरालिसिस भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हम हिल नहीं सकते। मैंने उसको पूछा कि कहीं उसकी कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है जिससे कि उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हो। उसने बोला कि वो बेशक बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल फिट है और वो कोई उसका वहम नहीं है। मैंने फिर उससे कुछ और डिटेल्स ली, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी वाइफ के बाहर जाने का टाइम, वापस आने का टाइम, वगैरह वगैरह। उसकी वाइफ की फोटो, उसके वाइफ के फ्रेंड्स की फोटो, ये सब उसने मुझको दे दी। फिर हमने फीस डिसाइड की और वहां से चला गया। रात को मैं उसके घर की तरफ निकल गया। उसका घर जहां था वो काफी सुनसान इलाका था। मैंने उसके घर पहुंचकर उसके रूम में एक कैमरा लगा दिया। उस वक्त उसकी वाइफ अपने फ्रेंड से मिलने गई हुई थी। फिर मैंने उसके घर के कुछ दूर रोड के साइड में अपनी कार खड़ी कर दी। मैंने जहां कार लगाई थी वहां से उसके घर के सामने वाला और पीछे वाले गेट दोनों अच्छे से दिखाई दे रहे थे। कार में मैंने अपने पॉडकास्ट ऑन किया और उसके रूम की लाइव फुटेज मैं अपनी कार में देख पा रहा था। इसी बीच उसकी वाइफ भी घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों बेड पर सो रहे थे। मैं 6 घंटे बाहर अपनी कार में ही बैठा रहा, लेकिन कुछ अजीब सा दिखाई नहीं दिया। बाहर रोड पर स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की लाइट आ रही थी। उसके अलावा वहां चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां मीलों तक कोई आवाज नहीं होती, तो आप महसूस करते हैं कि सन्नाटे का भी एक अलग ही शोर होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। मुझे भी सुस्ती सी छाने लगी थी कि तभी अचानक शार्प 3:30 बजे एक दिल दहला देने वाले शोर से मैं कांप जाता हूँ। कुत्ते के भौंकने का शोर था। मुझे बस हार्ट अटैक आते आते बचा था। वो कुत्ता बहुत ही जोर से भौंक रहा था, पर कुछ ही सेकंड्स में मैंने नोटिस किया कि वो कोई एक कुत्ता नहीं था, बल्कि बहुत सारे कुत्ते थे। मानो गली के सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं, जोर जोर से। और तभी मुझे अपनी कार के साइड व्यू मिरर में वो दिखाई देती हैं। वो दो औरतें थी, एक लंबी थी और दूसरी थोड़ी छोटी। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। वो जैसे एकदम से ही वहां आ गई थी, पता नहीं कहां से। मेरी कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी थी, इसलिए वहां से निकलते हुए वो मुझे नहीं देख पाई। मैं बिल्कुल एक चूहे की तरह दुबक के बैठा था अपनी कार में। अपनी कार के बगल से निकलते हुए मैं उनके कदमों की आवाज साफ सुन सकता था। मैंने हल्के से सर ऊपर उठा के उनको बाहर जाते देखा, लेकिन बाहर देखते ही मानो मेरी बॉडी का पूरा खून ही ठंडा पड़ गया। मैंने देखा कि वो दो बूढ़ी औरतें नहीं थी,
बल्कि 3 बूढ़ी औरतें थी। 2 बूढ़ी औरतें तो साइड में थी और उनके बीच में थी एक बेजान सफेद मैनेक्विन, जिसको कि वो किसी लाश की तरह सड़क पर घसीटती हुई ले जा रही थी। उन्होंने उसको वैसे ही कपड़े पहना रखे थे जो उस आदमी की वाइफ पहनती थी, या फिर वो उसकी वाइफ के ही कपड़े थे। 2 औरतें साइड में थी और उनके बीच में थी एक बेजान सफेद मैनेक्विन, जिसको कि वो किसी लाश की तरह सड़क पर घसीटती हुई ले जा रही थी। उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना रखे थे जैसे कि उस आदमी की वाइफ पहनती थी, या फिर वो शायद उसकी वाइफ के ही कपड़े थे। एक बार के लिए तो मानो मेरा दिमाग सुन्न ही पड़ गया। फिर मैंने जल्दी से अपने दोनों कैमरे निकाले, एक से कुछ फोटो खींची और दूसरे से उनकी रिकॉर्डिंग बनाने लगा। आगे जाकर वो राइट साइड मुड़ गई, ठीक उस आदमी के घर की तरफ, उस मैनेक्विन को वैसे ही घसीटते हुए। उनमें से एक ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और फिर वो दोनों पीछे वाले गेट से उसके घर के अंदर चली गई। मैं जल्दी से अपनी रिकॉर्डिंग और फोटो चेक करने लगा कि जो मैंने देखा है वो वाकई में हुआ भी है या नहीं। फोटो बिल्कुल साफ थे। मेरा दिमाग उस वक्त तक भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। मेरा मतलब रात के 3 बजे 2 बूढ़ी औरतें एक पुतले को सड़क पर घसीटते हुए लेकर जा रही थी। ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बार तो सोचो कि वहां से निकल जाऊं, लेकिन घर के अंदर वो आदमी और उसकी वाइफ भी थी। अगर वो मेरा क्लाइंट ना भी होता तो भी इंसानियत की खातिर ही सही मुझे उनको इस तरह अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं लगा। मेरा मतलब ना जाने उन पागल औरतों के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या करने जा रही थी अंदर। लेकिन जैसा उस आदमी ने मुझे बताया था कि वो औरतें 4 बजे उसके सामने खड़ी होकर उसको घूर रही होती हैं, तो एक बात तो क्लियर थी कि वो उसको कोई चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। लेकिन फिर भी पागलों का क्या भरोसा। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उस आदमी को फोन किया, जिससे कि वो औरतें फोन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाएं। कुछ ही मिनटों बाद वो दोनों जल्दबाजी में लड़खड़ाती हुई पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर जाने लगी। मैनेक्विन के जोर से जमीन पर घिसटने की आवाज आ रही थी। उनके वहां से जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। अगले दिन मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। शुरू में तो उसको मुझ पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसको वो फोटो और वीडियो दिखाए तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इतनी अजीब सिचुएशन के बावजूद उसके चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और मुझे थैंक्स बोला। वो बोला कि सबसे पहले उसको उसकी वाइफ से माफी मांगनी है, उस पर भरोसा ना करने के लिए और उसे इस बारे में बात ना करने के लिए। आगे क्या हुआ मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि मेरी तरफ से केस खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद से उस आदमी को वो औरतें दिखाई देना बंद हो गईं। शायद उसने पुलिस से कांटेक्ट किया था। हाँ, इतना मुझे जरूर पता चला कि वो दोनों औरतें उसकी वाइफ की दोस्ती थी और उसकी वाइफ ने ही उनको घर की चाबी दी थी कि अगर कभी उनको जरूरत हो तो वो घर के अंदर आ सकें। उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। अक्सर बुढ़ापे में लोग ऐसी एबनॉर्मल हरकतें कर बैठते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। मेरा काम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, सिर्फ उतना काम जितने की मुझे फीस दी गई है, न कम न ज्यादा। मैं पुलिस नहीं हूं, इसलिए मेरी तरफ से केस सॉल्व हो जाने के बाद उस केस का क्या हुआ या क्या नहीं, इस बात की फिक्र करना मेरा काम नहीं है। अगर मैं इन्हीं सब चीजों में उलझा रहूंगा फिर तो एक केस में ही महीनों निकल जाएंगे। खैर, मैं जादू टोने में यकीन नहीं करता, ना ही भूतों और आत्माओं में यकीन करता हूं, क्योंकि हमारे काम में आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है। और एक बार आप इन सब चीजों पर यकीन करने लग जाएंगे तो फिर आप डरने लगेंगे, और एक बार डरने लगे तो फिर तो कोई केस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। भूतों आत्माओं के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन पर मैं यकीन करता हूं।
आखिर मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूं, और कई बार कुछ केसेस पर काम करते हुए इस तरह के डरावने ख्याल दिमाग में आ ही जाते हैं। और एक बार आप इन सब चीजों पर यकीन करने लग जाएंगे तो फिर आप डरने लगेंगे, और एक बार आप डरने लगे तो फिर तो कोई केस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि भूतों और आत्माओं के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन पर मैं यकीन करता हूं। आखिर मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूं, और कई बार कुछ केसेस पर काम करते हुए कई तरह के डरावने ख्याल दिमाग में आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे किसी भी ख्याल को अपने दिमाग में आने ही ना दूं जो मुझे मेरा केस खत्म करने से रोके। हमारे यहाँ गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। रात में बाहर घास में रहने वाले कीड़े ऐसी आवाजें करते हैं मानो कि एक लय में सब मिलकर कोई गाना गा रहे हो। हमारे यहाँ सर्दियां भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती हैं, हल्की ठंड ही होती है। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, एक पुराने केस की फाइल निपटा रहा हूँ। केस खत्म होने के साथ ही बहुत सारा पेपर वर्क भी शुरू हो जाता है। ये मेरे काम का सबसे बोरिंग पार्ट है। मैं अपने ख्यालों में खोया काम ही कर रहा था कि मेरा फोन बज उठा। फोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरा ही एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो भी मेरी तरह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। हमने कुछ देर हंसी मजाक किया, इधर उधर की बातें की, लेकिन उसने फोन ऐसे ही नहीं किया था। हमारे काम में गप्पे मारने का टाइम किसी के पास नहीं होता। उसने बताया कि वो एक खोए हुए बच्चे के केस पर काम कर रहा है। वो बच्चा करीब 4 साल का है। उसने बताया कि बच्चे के मम्मी पापा का कई साल पहले डिवोर्स हो चुका है, और उसकी मम्मी यहीं हमारे एरिया में ही रहती हैं, और उस बच्चे को खोए हुए भी काफी टाइम हो गया है। पुलिस भी खूब कोशिश कर चुकी है, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। नॉर्मली ऐसे किसी भी केस में अगर एक हफ्ते तक खोने वाले का सुराग नहीं मिलता तो फिर उसके कभी मिल पाने की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। और जब कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती तब जाकर लोग हम जैसे डिटेक्टिव से कांटेक्ट करते हैं। तो मेरे इस दोस्त ने उस बच्चे को ढूंढने का काम शुरू किया। काफी मेहनत करने के बाद उसको कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बच्चे के गायब होने के कुछ घंटे पहले उसको एक औरत के साथ एक ग्रीन कलर की कार में जाते देखा था। उस औरत की एज 30 और 40 के बीच के करीब थी। हालांकि गाड़ी का नंबर किसी ने नोट नहीं किए थे। बच्चे के पापा उसको आधे घंटे के लिए घर पर ही अकेला छोड़ के बाहर गए थे कुछ सामान लाने के लिए। अब वो बाहर जाते हुए बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं ले गया, ये मुझे नहीं पता। दिमाग में ये ख्याल भी आया कि शायद उसके पापा उसको जानबूझकर ही वहां अकेला छोड़कर गए होंगे। शायद उसने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा होगा। हमारे काम में हमें हर एक बात पर शक करने की आदत सी हो जाती है। खैर, शॉर्ट में बताऊं तो जिस औरत का हुलिया उसको बताया गया था उस बच्चे को ले जाते हुए, वो बिल्कुल उसकी मम्मी के हुलिये से मेल खाता था। 30 से 40 साल के बीच, छोटी हाइट, गोरा रंग। शक उसकी मम्मी पर ही था। डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी उसके पापा को ही दी गई थी। यह भी पता चला कि वो अक्सर बच्चे से मिलने उसके घर पर जाया करती थी जब भी उसका एक्स हस्बैंड घर पर नहीं होता था। मेरा दोस्त दूसरे शहर में था और वो चाहता था कि मैं उसके साथ मिलकर इस केस पर काम करूं, और जो भी फीस मिलेगी वो हम आधी आधी बांट लेंगे। मुझे तो केस एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि मेरे लिए तो केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। बच्चे की मां ने ही बच्चे को किडनैप किया था। उसने मुझे बच्चे और उसकी मम्मी की फोटो और उनका एड्रेस ईमेल कर दिया। अगले दिन सुबह उठते ही मैं उस एड्रेस को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर ड्राइविंग करने के बाद मैं उस एड्रेस के करीब पहुंचा। वो एक कच्चा रास्ता था जो कि जंगल के बीच से होकर जा रहा था। मुझे जंगल के अंदर जाने से हमेशा से ही डर लगता है, पता नहीं क्यों। खैर, रास्ते के साइड में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से मैं धीरे धीरे ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिल में ख्याल आ रहा था कि पता नहीं क्यों मैंने ये केस ले लिया।
आगे जाते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि मैं तो जंगल के बहुत अंदर तक आ चुका था। पीछे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। आगे आने वाले पेड़ इतने घने थे कि दोपहर में भी वहां रात हो रखी थी। जंगल बेहद खूबसूरत भी था। चारों तरफ हरे हरे पेड़, गाने गाती हुई हजारों चिड़ियां दिल खुश कर दे रही थी। लेकिन इन जंगलों की यही एक बात मुझे सबसे डरावनी भी लगती है। जैसे मैं किसी मूवी के सेट के बीच में हूं और अभी मेरे साथ कुछ बुरा, बहुत बुरा होने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिर मुझे एक घर की परछाई दिखाई देने लगती है। मैंने चैन की सांस ली कि चलो जिस घर को ढूंढ रहा था वो मिल तो गया। मैंने कार साइड में लगाई। कार के अंदर मैं बिल्कुल सेफ था और अपनी कार की सेफ्टी से मैं बाहर निकलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं वहां एक केस सॉल्व करने आया था और मुझे अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना था। मुझे इसकी आदत भी थी। मैं छुप कर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इस घने जंगल में कोई कार लेकर आता है तो वो कहां किसी की नजर से छुप पाएगा। खैर, मैं घर की तरफ आगे बढ़ता हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं उस घर के करीब जा रहा था, मैं नोटिस कर रहा था कि वहां के पेड़ कुछ अजीब थे। ये तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या, लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कि आगे साफ जगह थी, जहां पर एक छोटा सा पुराना लकड़ी का गेट लगा था। बस एक छोटा सा गेट ही था जो मुश्किल से ही किसी को रोक सकता था। गेट पर लिखा था, अंदर आना मना है। गेट पार करते ही आगे एक छोटा सा मकान था। जंगल के इतनी अंदर होने के बावजूद वो काफी नया और मॉडर्न दिखाई दे रहा था। मकान के सामने एक छोटा सा खाली एरिया था जो शायद पार्किंग के लिए था। वहां टायर के बहुत सारे निशान भी थे। निशान गेट की तरफ जाते हुए बने हुए थे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि मकान के बगल में एक कार खड़ी है। वो ग्रीन कलर की कार थी। उसको देखकर दिल में धक धक होने लगी। खुशी भी थी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। खुशी ज्यादा थी कि अब केस सॉल्व हो जाएगा। मैं अपना कैमरा निकाला और उस कार की और उसकी नंबर प्लेट की कुछ फोटो निकाल ली। फोटो खींचकर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ है। इनफैक्ट वो दरवाजा शुरू से ही खुला हुआ था, बस मेरा उस पर ध्यान ही अब गया था। मैं जल्दी से साइड में जाकर छुप गया। वहां छुपे छुपे ही मैंने उस घर की कुछ फोटोज भी ले ली। फिर वहां छुपे छुपे एकदम से जैसे हवा का कोई ठंडा झोंका आके मुझसे टकराया हो। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाज, बहुत सॉफ्ट आवाज, जैसे कोई लड़की गा रही हो। एक बार वो आवाज सुनने के बाद मैं उस पर से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। वो आवाज जितनी सॉफ्ट और मीठी थी उतनी डरावनी भी लग रही थी। आवाज बीच बीच में रुकती, जैसे कि गुनगुनाने वाली लड़की सांस लेने के लिए बीच में रुकी हो और फिर से आने लगती। मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा, खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश में। दिमाग कह रहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन दिल कह रहा था बस एक बार अंदर देख लूं, बस फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। खिड़की पर धूल चढ़ी हुई थी, इसलिए बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अंदर सिर्फ एक छोटी सी सफेद टेबल रखी थी, जिस पर कि एक सीडी प्लेयर रखा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, मुझे ऐसा लगा कि मानो चारों तरफ से जंगल मुझे घेर रहा है, मानो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल रही है। उस जगह पक्का कुछ गड़बड़ थी, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़। मैं उसी वक्त वहां से भाग के अपनी कार के पास पहुंचा, कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। हम दोनों ने पुलिस के साथ वहां जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला। वो कार जरूर मिली, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि सालों से उसको किसी ने नहीं चलाया है। अंदर सिर्फ वही सफेद टेबल पर रखा सीडी प्लेयर। और सबसे हैरानी की बात थी कि वो सीडी प्लेयर देखकर लग रहा था कि उसको सालों से नहीं चलाया गया है। उस पर धूल जमी पड़ी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो उसकी आवाज बहुत क्लियरली सुनी थी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आया।
कुछ दिन और इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बच्चे की मम्मी भी जैसे गायब ही हो गई थी, उसका भी कहीं कुछ अता पता नहीं चला। दोनों में से हमें किसी का कभी कुछ पता नहीं चला। उनके साथ क्या हो सकता है, इसकी हमारे पास कुछ थ्योरीज तो थी, लेकिन कोई भी थ्योरी 100% फिट नहीं बैठ रही थी उस केस पर। मेरा मतलब ये तो हमें क्लियर ही था कि बच्चे की मां ने ही उसको किडनैप किया था। हमने कार की नंबर प्लेट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, वो उसकी मां के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। लेकिन कार के अंदर बच्चे का कोई भी फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता था? शायद वो बच्चे को उस मकान में लाई होगी, वहां से कुछ सामान लेने के लिए, और फिर उसने सारे सबूत मिटा दिए होंगे और हमको कंफ्यूज करने के लिए वो सीडी प्लेयर का सीन बनाया होगा। लेकिन वो कार तो वही थी, तो फिर वो लोग वापस कैसे गए? किसी और कार के टायर का भी कोई निशान नहीं था वहां पर। न ही जंगल के बाहर आने वाली किसी बस या ऑटो वाले ने उनको जाते देखा था। इसका मतलब वो जंगल के बाहर नहीं गए थे, और अगर वो जंगल के अंदर गए थे तो फिर उनको ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अब तक तो वो पक्का मर चुके होते। इस तरह के किडनैपिंग और चीटिंग पार्टनर्स के अलावा मेरे पास लोकल बिजनेसमैन के भी बहुत केसेस आते हैं, जो कि ये चेक करवाते हैं कि कहीं उनके एम्प्लॉयज उनके यहाँ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। ऐसे ही मेरे एक पुराने क्लाइंट हैं। उनका एक बहुत बड़ा एंटीक आइटम्स का स्टोर है शहर के बाहर की तरफ। एक दिन उनका फोन आया। उन्होंने बताया कि उनको मिलना है मुझसे किसी केस के बारे में। हमने उनके स्टोर से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्टोर में नाइट शिफ्ट के लिए एक नया लड़का रखा है, और वो चाहते हैं कि मैं उस पर एक दो दिन नजर रखूं कि कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है स्टोर में, और कस्टमर से अच्छे से बात कर रहा है या नहीं। उनके स्टोर में दिन में भी कम ही कस्टमर्स आते थे, तो फिर रात के लिए किसी को रखने की बात मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपनी फीस से मतलब था। हालांकि मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की कि इतने से काम के लिए उनको मेरी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। ये काम तो एक सीसीटीवी कैमरा से भी किया जा सकता है। लेकिन वो अड़े हुए थे कि मैं ही उस पर नजर रखूं। शायद उनको मेरा पहले का काम बहुत पसंद आया होगा। खैर, मैंने उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक किया तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। उन्होंने मुझे बोला कि वो चाहते हैं कि मैं रात में ही उनके स्टोर के बाहर नजर रखूं कि कहीं वो स्टोर से बाहर तो नहीं जाता, और वो चाहते थे कि मैं कस्टमर बन के उसके पास जाऊं, ये देखने के लिए कि वो कस्टमर से कैसे बिहेव करता है। मैं उनके उस स्टोर में पहले भी कई बार जा चुका हूं, और सच बताऊं, मैं उनके केस लेना हमेशा अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों उस स्टोर के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन मेरे पास पैसों की कुछ कमी चल रही थी, इसलिए मैंने उनका केस ले ही लिया। उनसे मीटिंग के बाद मैं घर आ गया, और कुछ घंटे सोने के बाद मैं उनके स्टोर की तरफ वापस निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने स्टोर के सामने अपनी कार लगा दी, थोड़ा छुपाकर। स्टोर में आने जाने का एक ही छोटा सा गेट था जिस पर मैंने नजर रखी हुई थी। अंदर लकड़ी की सीढ़ियां थी ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए। वो इलाका वैसे ही इतना सुनसान सा था, और रात के टाइम तो वहां गजब का सन्नाटा था। इस तरह की सिचुएशंस में पड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। रात हुए बहुत देर हो चुकी थी, करीब 12:30 बज रहे थे। बाहर सड़क पर घुप अंधेरा था। स्टोर में जलते एक बल्ब की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसे माहौल में आपका दिमाग भी आपके साथ खेल खेलने लगता है। बाहर अंधेरे में हर एक परछाई पर आप शक करने लगते हैं। एक एक मिनट एक एक घंटे सी लगती है। फिर मानो सालों वेट करने के बाद सुबह के 4:30 बज जाते हैं। उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है। मैंने पूरी रात गेट पर नजर रखी थी, कोई अंदर या बाहर नहीं गया। अब मुझे स्टोर के अंदर जाना था, उसको चेक करने के लिए। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी कार से बाहर निकला। स्टोर की तरफ जाते हुए
मेरे अपने कदमों की आवाज ही डर पैदा कर रही थी। मैंने स्टोर का गेट खोला तो अंदर लगी एक विंड चाइम हिलने लगी। अंदर एक बल्ब जल रहा था जिसकी हल्की पीली लाइट से मेरी आंखें चुंधिया गई। अंदर चारों तरफ सामान रखा था और खुल के चलने की जगह भी नहीं थी। अंदर चलकर जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा पिंजरे में चलकर जा रहा है। मैं काउंटर पर पहुंचा लेकिन वहां तो कोई नहीं था। उस समय ऐसा लगा मानो वक्त रुक सा गया हो। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कहीं कोई नहीं था, ना ही वो कहीं छुपा हुआ था। लेकिन वो गया कहां? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता था और वहां से कोई बाहर नहीं गया था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। सामने एक लकड़ी का बना कुत्ता था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मेरा मजाक उड़ा रही हो। तभी आवाज आती है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर से आती है। वो किसी के कदमों की आवाज थी। दिल जोर जोर से बज रहा था। अब वो कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी। मेरा गला सूखता जा रहा था। हर कदम के साथ ऊपर छत से मिट्टी झड़ के गिरती। इसका मतलब ऊपर कोई था। लेकिन वो लड़का तो पतला सा था। वो इतना भारी नहीं था कि उसके चलने से छत से मिट्टी झड़ने लगे। और मैंने नोटिस किया कि एक अजीब सी जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही है, जैसे अक्सर कुत्ते या भेड़िए करते हैं। लेकिन वो कोई जानवर भी नहीं था, क्योंकि आवाज ऐसी थी कि कोई जूते पहनकर चल रहा है। मुझे पता था मुझे अब यहां से निकलना होगा। मैं धीरे धीरे पीछे होने लगा। बिना पीछे देखे डोरनॉब को ढूंढने लगा। वो जो कुछ भी था, मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता था। किसी तरह मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाहर निकलते ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने बाहर से दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। तभी मैंने ध्यान दिया कि बाहर गेट के साथ में एक और गेट था जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। एक मन किया कि चुपचाप कार स्टार्ट करूं और वहां से निकल जाऊं। लेकिन अगर मैं डर के वहां से भाग जाता तो जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। उस स्टोर में कोई था, कोई ऐसा जिसको वहां नहीं होना चाहिए था। मैंने बेसमेंट में जाने का फैसला किया। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे घुप अंधेरा था। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। टॉर्च ऑन होते ही मानो मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। मैंने देखा कि मेरे सामने एक खिलौना रखा हुआ था और मुझे देखते ही वो बज उठा। वो खिलौना सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। भाड़ में जाए केस, मैं यहां एक और पल नहीं रुक सकता। मैं जल्दी से ऊपर गया और भाग के अपनी कार में जाके बैठ गया। कार में बैठने से पहले मैंने चेक किया कि कहीं कोई पीछे वाली सीट पर तो नहीं है। मेरी कार से उस स्टोर की खिड़की साफ दिख रही थी और अंदर की सीढ़ियां भी। मैं उस स्टोर के अंदर अब नहीं जाने वाला था। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कार के अंदर से भी वहां नजर नहीं रख सकता था। उन सीढ़ियों के ऊपर पक्का कोई था और मैं देखना चाहता था कि कौन। मैं वहीं बैठा उन सीढ़ियों पर नजर गड़ाए हुए था। तभी स्टोर का गेट एक झटके से खुला और वो लड़का बाहर निकल के आया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अंदर गया था तब तो वो वहां नहीं था, तो अब ये कहां से आ गया? दिमाग में लाखों सवाल आ रहे थे, लेकिन ये वक्त सवालों का नहीं था। इस घटिया केस को खत्म करने का था। मैं कार से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर जाता, मैंने उसको आवाज दी। हेलो मिस्टर, मुझे आपकी शॉप से कुछ सामान लेना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे अचानक से इतनी रात वहां देख वो थोड़ा चौंका। मैंने बात घुमाते हुए बोला, एक्चुअली मैं कई दिनों से आपकी शॉप से कुछ लेने की सोच रहा था।
और मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूं, इसीलिए इसी टाइम यहां आ सका। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। नो प्रॉब्लम, आप अंदर आ जाइए। डिटेक्टिव होने के नाते मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ सकता हूं, और वहां मैं लगातार उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था, लेकिन उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अंदर जाकर मैंने उसी लकड़ी के कुत्ते को हाथ में उठा के उसके बारे में बात करनी शुरू की कि यह कितना असली लगता है। मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं उसकी जुबान लड़खड़ा तो नहीं रही। उससे मैं ये अंदाजा लगा सकता था कि वो वाकई में नॉर्मल एक्ट कर रहा है या नॉर्मल होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। वो मुझसे कॉन्फिडेंटली हंस हंस के बातें कर रहा था। तभी मेरी नजर उसकी उंगली के नाखून पर पड़ी। उसकी उंगली का एक नाखून पूरा का पूरा उतरा हुआ था, और उसको देखने से लग रहा था कि वो अभी अभी हुआ है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले घर में काम करते हुए उसको ये चोट लग गई थी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल था वो चोट बिल्कुल ताजी थी। लेकिन वो झूठ बोलेगा क्यों? शायद मुझे ही कुछ धोखा हुआ हो। उसके बाद मैं वहां से निकलकर वापस अपने घर चला गया। स्टोर मालिक को मैंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, वो लड़का सही काम कर रहा है। मैं उसको और कुछ बताता भी क्या, ये कि मैंने ऊपर कोई आवाज सुनी और मैं डर के मारे वहां से भाग गया। ऐसे तो मेरी रेपुटेशन बिल्कुल ही डाउन हो जाती और मुझे आगे कोई केस भी नहीं मिलता। जहां तक मेरा ख्याल है, जब मैं स्टोर के अंदर गया तब वो शायद काउंटर के नीचे छुपा हुआ था, शायद सो रहा हो। और जब मैं स्टोर के अंदर इधर उधर देख रहा था तो शायद वो पीछे से चुपके से ऊपर सीढ़ियों पर चला गया हो। शायद वो स्टोर से कुछ चुराना चाह रहा था, लेकिन मुझे वहां देख के वो छुप गया हो। और जब मैं कार में वापस जा रहा था तब वो वापस स्टोर के अंदर चला गया हो, और फिर स्टोर के बाहर आकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने का नाटक कर रहा हो। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमियां भी थी। सबसे पहले तो वो बेसमेंट में रखा खिलौना वहां कैसे आया? और अगर उसको छुपना ही था तो काउंटर के नीचे ही क्यों? वो तो कहीं भी आराम से छुप सकता था। काउंटर के नीचे तो इतनी जगह भी नहीं थी। और अगर वो स्टोर से बाहर निकलता तो दरवाजे पर लगी विंड चाइम जरूर बजती, लेकिन वो भी नहीं बजी। और वो जोर जोर से सांस लेने की आवाज किसकी थी? और इतना कुछ होने के बाद भी वो इतना नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा था? जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता हूं, उतने ही ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। कुछ दिन बाद मैंने उस स्टोर के मालिक को फोन करके उन कदमों की आवाज के बारे में बता ही दिया। मैं उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। मैंने उनको बोला कि आप एक बार अपना सामान चेक कर लो कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। मुझे लगा कि कदमों की आवाज की बात सुनकर वो हैरान होंगे, लेकिन उनको तो कोई हैरानी हुई नहीं। अब चाहे वहां कुछ भी हो, मैं उस स्टोर में वापस नहीं जाने वाला था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।